हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं एरेज अपना, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर था जिसमें जो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करने वाले इसके डेफिनेशन से। जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ की डेफिनेशन जो लिखा है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइम प्लेस्ड इन अ कंटिन्यूअस लोकेशन। सो मैं इसे अंडरलाइन करता हूँ, लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइम प्लेस्ड इन अ कंटिन्यूअस लोकेशन। सो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, एक एक वर्ड का वो कहना क्या चाहता है। सो अज्यूम करो कि स्कूल में रिज़ल्ट निकल रहा है एंड फर्स्ट आपको रिज़ल्ट सबका प्रिपेयर करना है। समझो आप रिज़ल्ट प्रिपेयर करने वाले हो, सो रोल नंबर वाइज आपको रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है। सो लेट्स से जो इसका रोल नंबर 1 है उसको 80 आया है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ जो लेट्स से ये आया, जो सेकंड रोल नंबर उसको 82 एंड जो थर्ड रोल नंबर है उसको 57। सो अगर मैं कुछ काउंटेबल टाइम्स दूँ, जैसे लेट्स से 4 बार, 5 बार या 6 बार, सो लेट्स से मैं 4 से, तो आप तो लिख लोगे हाँ, या आप डेटा स्टोर भी कर दोगे इंट में जाके। इंट रोल नंबर 1 को 80 या 12, आप कुछ भी नाम भी दे सकते हैं। पर वॉट अबाउट जब मैं आपको 1000 या 2000 बच्चों का दे दूँ, मैं बोलूँगा 1000 रोल नंबर है, उनका सबको आपको स्टोर करना है, और मैं किसी का भी रैंडम मांगूंगा कि भाई मुझे रोल नंबर 6 का चाहिए, सो मुझे एज अ आउटपुट होना चाहिए। तो आप ऐसा तो नहीं कि आप सबका इंट में लिखते जाओगे, इंट ए, इंट बी, सी, ए का इतना रोल नंबर, बी का इतना रोल नंबर, सी का इतना रोल नंबर, ऐसा करते 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 या तो हमारे ABC ख़त्म हो जाएंगे 1000 या 2000 टाइम, और हम उसे कॉल भी नहीं कर पाएंगे, हमारी मेमोरी साइज भी बहुत जाएगी। सो उस वक्त हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हम एरे, ठीक है। सो एरे एक ब्लॉक ऑफ ऐसा रहता है, जो हमें ब्लॉक ऐसे स्पेसिफाई, हमें सब ब्लॉक बनाने नहीं होते। मैं आपको सिंटैक्स भी बताऊंगा, सिंटैक्स कैसा रहता है, बस आप समझ लीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। सो ऑफ सेम टाइप जो इसका मतलब बता रहा है, सो समझ लीजिए कि लिस्ट है एलिमेंट का, एरे मतलब लिस्ट है एलिमेंट का। सो आपको उसे स्टोर करना, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, अब हम सेम टाइप पे आते। तो लेट्स से जैसे मैंने इंट कहा, ठीक है, अब मैं इंट ले रहा हूँ, नंबर यहाँ ले रहा हूँ, तो पूरे मेरे एरे में, या मैं 1000 या 2000, उसमें सिर्फ नंबर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है अगर आप इंट ले रहे हो 1 2 3, तो इसमें सिर्फ इंट ही जाएंगे। फ्लोट या कैर या स्ट्रिंग डालेंगे तो उस समय इसमें स्ट्रिंग नहीं जाएंगे। अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो आप पहले बता दीजिए कि इसमें फ्लोट आ रहा है तो फ्लोट ही जाएगा, मिक्स इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मिक्स आप मत करिए कि मैं एरे, मैंने इंट बनाया, इंट नाम का वेरिएबल डेटा टाइप को बोल रहा हूँ कि मेरे एरे में इंट आएगा और मैं उसमें फ्लोट डाल रहा हूँ, स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, नाम डाल रहा हूँ या कुछ भी कैर डाल रहा हूँ, सो वो अलाउडेड नहीं है, उस समय आपको एरर मिलेगा, ठीक है। सो यही है कि एक लिस्ट होता है ऑफ सेम टाइप। जब आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसमें सेम टाइप के एलिमेंट आपको डालना है। अब जो आप आगे बात आती है ना कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो आगे लिखा था, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का जो सेंस होता है, मैं आपको एक ब्लॉक बना के बताता हूँ कि अगर पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस लेट से 1000 है, सो अगर आप इंट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि इंट क्या होता है, 4 बाइट का होता है। सो वो 4 + 4 4 ऐड होते हैं, मतलब अगर मैं लेट से बाइट की बात करता हूँ, बाइट अपने BYTE, ठीक है। सो वो 1 बिट लेता है। सो उसका स्टोरेज कैसे स्टोर होएगा, उसके जो पहला ब्लॉक होएगा। अब देखिए मैंने जो लिखा है, मैंने एड्रेस लिखा है, ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1000 से हमेशा एरे का एड्रेस स्टार्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एनी नंबर। इन डेसिमल में नहीं होएगा, बट इन फाइनाइट भी हो सकता है, मतलब बहुत कुछ भी हो सकता है एड्रेस। उस एड्रेस से वो लेट से वो स्टार्ट होगा, उस पहले एड्रेस में वो लेट से कुछ नंबर डाला मैंने बाइट का, फिर जो अगला वाला उसका रहेगा वो +1, लेट से अगर 1000 तो 1001 2002 1003 1004। अगर हम इंट में काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं जो वेरिएबल डालने वाला हूँ एरे में, अगर मैं इंट में काम डालने वाला हूँ, तो इस समय जो मेरा वेरिएबल होगा 4 से जंप होगा। जैसे लेट से अगर पहला वाला 1000 असाइन हुआ है, अगर उसका एड्रेस मतलब जिस मेरा ब्लॉक किस एड्रेस पे है, ठीक है, एड्रेस उस ब्लॉक को, एक पर्टिकुलर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, अगर आप उस एड्रेस को कॉल करेंगे तो जो उस एड्रेस में जो नंबर रहेगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 8 12 और 16। सो जो उसका अगला नंबर होएगा, अगर आपको 1000 के बाद वाला नंबर जो भी आपने स्टोर किया उससे कॉल करना है, तो आपको 1004 को कॉल करना पड़ेगा। 1002 या 3 को कॉल करेंगे तो आपको एरर देगा कि इस ब्लॉक पे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इस एड्रेस पे कोई एलिमेंट नहीं है। सो यही है कि अगर आप आपने 1000 क्रॉस किया, फिर ++ किया तो आप 1004 कॉल हो जाएगा, फिर ++ किया तो 1008 कॉल हो जाएगा। उस ऐसे ऐसे कॉल होते होते उस पर भी जो भी पर्टिकुलर नंबर रहेगा वो आपको एज आ आउटपुट, या आपको अगर इनपुट डालना है तो आप इनपुट डाल सकते हैं।
सो इंट में ऐसा होता है डबल में +8 हो जाएगा, जिस हिसाब से आपका डेटा टाइप रहेगा उस हिसाब से इसमें जो है चेंजेस होंगे। ओके, सो ये पहली बात। वही जो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ऐसा नहीं कि 1000 है तो 1020 आ गया, 1500 आ गया, 1600 आ गया, फिर 600 के बाद फिर 1 2 3 चल रहा है, 100 आ गया, ऐसा नहीं है। 1000 से स्टार्ट हुआ तो आपके डेटा टाइप के हिसाब से वो पर्टिकुलरली ऐड होते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जंप, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसी को मैंने समझाया है कि एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, आप कितना भी डाल सकते हैं, इन्फिनाइट लिस्ट भी, ठीक है। और उसमें आपको एक पर्टिकुलर सेम टाइप का एलिमेंट डालना है, आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सेम टाइप के एलिमेंट डालूंगा, और भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नहीं कि एक यहाँ डाला फिर एक 100 नंबर बाद डाला, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आप लोग एरे क्या है वो समझ गए होंगे। सो ऑपरेशन पे आते हैं। ऑपरेशन इन एरे अगर आप देखें, क्रिएट, इनपुट, आउटपुट और अपडेट की बात होती है। क्रिएट में ऑपरेशन कैसे होता है, देखिए जो हमारा जो थर्ड और फोर्थ वाला है वो हम क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है कि अगर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरे में नंबर स्टोर है उसे आउटपुट दो या अपडेट करो तो हम करेंगे, क्वेश्चन डिपेंडेंट। पर जो फर्स्ट वाला क्रिएट एरे, तो क्योंकि अगर आप एरे में काम कर रहे हो तो एरे क्रिएट करना ही पड़ेगा। वो फर्स्ट और सेकंड वाला है क्रिएट और इनपुट तो डालना ही पड़ता है। सो ये कंपलसरी, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। और जो नीचे के दो वो क्वेश्चन डिपेंडेंट है। नीचे आता है क्रिएटिंग एन एरे। क्रिएटिंग एन एरे तो आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए, और मैंने लिखा है और मैंने 3 एक्स्ट्रा एग्जांपल भी लिखे किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो ये देखिए अपडेट आउटपुट का भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। सो लेट्स से मैं इंट नम वाले में आपको एग्जांपल बताता कि इंट नम वाले में क्या होगा। सो उससे पहले आप इंट नम देख लीजिए। इंट मेरा डेटा टाइप है। सो मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ। जो मेरा डेटा टाइप एरे नंबर इज ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट डेटा टाइप साइज जो है वो है, ठीक है। सो मैं आपको एकदम अच्छे से भी समझाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिएटिंग एन एरे में जब आप आएंगे, देखिए मैंने इंट स्ट्रिंग लिखा है, जानते होंगे कि आप डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप के बाद जो मेरा लिखा है वो है एरे नेम। एरे नेम आप जानते होंगे कि एरे नेम सेम एज वेरिएबल, आपकी मर्जी, आपको जो रखना है आप वो रख सकते हैं। आप खुद का नाम कि कुर्सी, पंखा, कंप्यूटर, पीसी, आप जो चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो एरे का नाम है। वो जो रिजल्ट नम और मैंने नेम लिखा है वो एरे का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो वेरिएबल ही है, ठीक है। उसके बाद जो डबल ब्रैकेट है वो कंपलसरी है। इसी से पता चलता है कि ये एक एरे है, क्योंकि अगर आप इसको हटा देंगे तो आप देखेंगे कि एज अ नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही काम करेगा। क्योंकि यूजुअली देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स में हम क्या कह रहे हैं कि इंट एक्स जो हमारा इंट है और वो 2 वैल्यू ले रहा है। सो तो ये भी वैसे हो जाएगा ना, इंट रिजल्ट इक्वल टू ये। सो तो इसमें बताया कैसे चला कि एरे है कि ये नॉर्मल वेरिएबल है। सो जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है वो करता है हमारा ये डबल स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारा ये हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। सो ये कंपलसरी, अगर आप एरे बना रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ मैंने 2 तरह के एग्जांपल लिए। एक मैंने लिया पहले से मैं ब्लॉक मांग रहा हूँ और मैंने नंबर दे के बता दिया कि जितना मैंने नंबर डाला उतना ब्लॉक रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको पहले वाला एग्जांपल समझाता हूँ कि पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है। पहले वाला एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखिए मैंने इंट न्यू इंट और कुछ मैंने अंदर लिखा है, ठीक है। वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से आस्क कर रहा हूँ कि इतनी मुझे ब्लॉक दे दो, ठीक है, मुझे इतने ब्लॉक दे दो। पहले वाले केस में क्या कर रहा है, मैं यहाँ आस्क कर रहा हूँ स्पेसेस से। मैं स्पेस 578 जो मैंने लिखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 578 ब्लॉक दे दो कंप्यूटर। अब मेरी मर्जी, मतलब वो जैसे मैंने बताया ना कि 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे 578 ब्लॉक दे दो जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा। अब रिजल्ट इंट है तो मैं कुछ भी नंबर में 578 ब्लॉक में स्टोर करूँगा। मैं एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, ऐसे पर्टिकुलर 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक कर करके ऐसे 578 ब्लॉक रहेंगे। सो पहले वाले केस में ये हो रहा है। सो कभी भी आप ब्लॉक मांगना चाहते हैं, सो आप पहले वाला केस ये सिंटैक्स फॉलो करेंगे, ठीक है। न्यू इंट और ब्लॉक जितना ब्लॉक चाहिए हो। अब जो दूसरा केस है हमारा, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र डिफाइन साइज है। यूज़र डिफाइन साइज इन द सेंस मैं उसमें वैल्यू डाल दे रहा हूँ और वैल्यू डाल के कंप्यूटर खुद समझ जाएगा कि हाँ इसने जितनी वैल्यू डाली हो मतलब उतने स्पेस का है। सो ये जो मैंने लिखा है ना 5 6 7 8 9 0, ये उसकी वैल्यू है। तो जब भी मेरा न्यू वो नम कॉल होएगा तो ये वैल्यू आएगी। तो इसमें हम वैल्यू हम नहीं कह रहे कि हमें ब्लॉक दो, ये हमें पहले से वैल्यू असाइन कर दे रहे कि
ब्लॉक नंबर 1 पे 5 चले जाए, ब्लॉक नंबर 2 पे 6, ब्लॉक नंबर 7, तो इससे कंप्यूटर खुद समझ जाएगा कि ये जो है 1 2 3 4 ये 6 ब्लॉक का है, वो मांग रहा है कि भाई ये जो सन्नम वाला है वो 6 ब्लॉक मांग रहा है, और जो ऊपर वाला है रिजल्ट वाला वो खाली रहेगा, वो आपको खाली ही 578 ब्लॉक दे देगा। अब आपकी मर्जी, आपको जो डालना है उसमें डाल सकते, ठीक है। सो आप लोग दोनों समझ गए होंगे। सो अगर मैं तीसरे वाले एग्जाम्पल पे आऊँ तो यहाँ आप देखेंगे क्या मैंने स्ट्रिंग लिया है। सो यहाँ मैंने स्ट्रिंग में देखिए मैंने नाम डाला है रोहन, रोहित और परी। तो उसमें क्या कह रहा है, मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि मुझे 3, कंप्यूटर तो समझ गया कि इसमें क्योंकि मैंने 3 वैल्यू, तो वो समझ जाएगा कि इसे 3 साइज़ चाहिए था, तो वो तो उसने 3 साइज़ दे दिया और मैंने वैल्यू डाल दी है, ठीक है। तो अगर आप देखिए पहले कभी ब्लॉक आस्क कर रहे हैं तो आप पहले वाला फॉलो करेंगे, या आप ब्लॉक खुद से दे रहे कि ये वैल्यू है, ये इस एरे में चला जाए, तो उसी वो जो आपने जितना डाला वही उसकी साइज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बाद में साइज को कॉल करेंगे कि इस ब्लॉक इस एरे की साइज़ क्या है, तो आप जितने जितने एलिमेंट डाले थे उस एलिमेंट के हिसाब से उसकी साइज हो जाएगी, ठीक है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम ब्लॉक आस्क करते हैं और जब हम वैल्यू डाल के ब्लॉक की साइज़ बनाते हैं। सो इन नंबर नम और नेम वाले में हमने वैल्यू डाल के उसकी साइज़ डिफाइन की, मैं जितनी वैल्यू डालूंगा उतनी उसकी साइज़ हो जाएगी, और पहले वाले में मैंने साइज़ फिक्स्ड कर दी और मैं उतनी वैल्यू डाल पाऊंगा। मतलब 578 है तो मैं 578 ही वैल्यू डाल पाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं 1000 वैल्यू डाल दिया 2000, तो वो लेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि 578 ब्लॉक ही है, इसमें एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं है, सो वो नहीं लेगा। और जो ही अगर हम जब नीचे वाले दोनों की बात करें नम और नेम वाले की, उसमें क्या होगा, उसमें हम इन्फिनाइट वैल्यू डाल सकते हैं, हम जितनी वैल्यू डालते रहेंगे साइज जो साइज है एरे का वो बढ़ता जाएगा उस हिसाब से। तो वो क्या सिंटेक्स है कि आप वैल्यू डालिए उस हिसाब से अपनी साइज़ एडजस्ट कर लेगा, और जो हमारा पहला वाला सिंटेक्स है उसमें मैं साइज़ फिक्स कर दूंगा और भी खाली रहेगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी, पर वो खाली रहेगा, हम बाद में उसमें डालेंगे, ठीक है। सो यही है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और कोड लिखा है, सो मैं से आपको फिर मैं आपको इसका रन करके दिखा देता हूँ। जहाँ पर देखिए मैंने 2 फॉर लूप लिया, उसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली, ना इनिशियलाइज किया, ना कंडीशन डाली, ना मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सो कोई अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा फॉर लूप काम करेगा क्या, एरर देगा क्या, कि ये कौन सा लूप है, इन्फिनाइट लूप है, कौन सा लूप है, बात तो हम एरे ही कर रहे हैं। सो ये आ गया तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ कि ये एक तरह का क्वेश्चन ही है, ये हम प्रैक्टिस करने वाले। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये फॉर लूप रन होएगा क्या, एरर होएगा क्या, आपको रन नहीं करना, बस आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि बताओ ये यस या नो में मुझे जवाब दो कि ये रन करेगा क्या, ये एरर देगा क्या, ये एरर करके रुक जाएगा या 1 2 वैल्यू देके रुक जाएगा। सो ये रन करेगा और इन्फिनाइट टाइम रन करते ही रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। जो ये हमारा वाला फॉर लूप था स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। सो तो मैं इसे बंद करता हूँ अभी। सो हाँ ठीक है, अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ, हाँ ये बराबर काम कर रहा है अभी। सो मैं ये सब जो मैंने बनाया एरे उसको मैं यहाँ आप लोगों को डाल के दिखाता हूँ, इंट रिजल्ट ये सब मैं एरे बनाता हूँ। सो मैं नाम का एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसमें वैल्यू असाइन करूँगा, ठीक है। सो अगर आप जब इसकी वैल्यू को कॉल करेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि हाँ इसकी साइज़ आपने वैल्यू डाली उस साइज़ के हिसाब से, उस वैल्यू के हिसाब से उसकी साइज़ हो गई, ठीक है। आप जितनी वैल्यू डाली उतनी उसकी साइज़ हो गई, ठीक है। सो मैंने नाम का यहाँ पे बनाया, उसमें मैंने 12 3 4 5 6 7 8 नाम की वैल्यू डाली। फिर मैं एक नेम नाम का बनाता हूँ इंट। अब देखिए आप ज़रूरी नहीं कि मैं अगर जैसा कि आप बहुत लोग बच्चे वेरिएबल में कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं देखिए जैसे मैंने नेम लिखा था तो वहाँ पर पब्लिक सोचेगी कि इसमें नेम ही जाएगा, पर नेम नहीं जाता है उसमें, वो तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रखिए, वो तो डेटा टाइप पे डिपेंड। देखिए एरर नहीं दे रहा है मुझे, जो मैंने पहले वाला एग्जांपल है वहाँ पे नेम में तो मैंने नेम डाला था रोहन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, पर यहाँ पे तो मैंने वैसा नहीं किया है क्योंकि वो तो वेरिएबल पे है ना, वो तो कुछ भी आप वहाँ कुछ भी डालिए। सो वेरिएबल में आप कंफ्यूज नहीं हो रहेंगे कि आप वहाँ कुछ भी डालिए, बस आपका डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि आप वैल्यू क्या इनपुट ले रहे हैं। अब देखिए जब मैंने इसे स्ट्रिंग कर दिया, अब मैं इधर नंबर डालूंगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ वर्ड डालने पड़ेगा, जरूरी नहीं नाम ही क्योंकि नेम लिखा है तो आप कुछ भी वर्ड डालिए, मतलब डबल ब्रेसेस में अगर 1 2 3 लिखेंगे तो भी उसको चलेगा, ठीक है। समझ गए आप, मतलब इससे था कि जो भी मैं वैल्यू लूँगा मैं डबल ब्रैकेट में लूँगा, ठीक है, अपर कोट्स में वैल्यू। तो देखिए मैंने नेम डाल दिया है, सो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं इसे रन करूँगा, सो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। सो हमने जो एरे बनाया वो एकदम सही काम। आप सब बोलेंगे कि यार ये तो आउटपुट ही कुछ नहीं शो कर रहा है, तो कहाँ से सही काम कर रहा है। अरे तो हम प्रिंट ही कहाँ करवा रहे हैं, हम जब प्रिंट करेंगे तब वो आउटपुट शो करेगा।
तभी हमें पता चलेगा ना कि हाँ, अगर एरर होता तब तो वो रन ही नहीं होता, रेड साइन आती। सो ठीक है, अब मैं एक एरे कॉल करने की, मुझे इतने साइज़ का चाहिए। अगर आपको कोई कह दे कि मुझे इतने साइज़ का एरे चाहिए, आप वैल्यू मत डालिए, वैल्यू बाद में हम डालेंगे, या सिर्फ आप एरे बना के रख दीजिए। सो उस समय हम ये सिंटैक्स फॉलो करेंगे, इंट ए जो वेरिएबल नेम, और फिर न्यू इंट, क्योंकि इंट लेंगे उसमें हम जो हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 578 लिया था, मैं यहाँ पर लेट से 45 ले लेता, सो मेरी जो साइज़ होगी उस ब्लॉक की वो 45 हो जाएगी। ठीक है, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो आप लोग जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नम डॉट लेंथ का एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, नम डॉट लेंथ का। सो आप सोचेंगे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंट में नम डॉट वो लिख रहा हूँ, तो आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जो यहाँ पर होता है वो है कि हमारा जो नम है, ठीक है, नम उसकी साइज़ क्या, लेंथ क्या है, नम डॉट ये। अगर आप किसी भी एरे की साइज़ पता करना चाहते हैं तो उस समय आप लिखेंगे नम डॉट लेंथ, नम डॉट लेंथ, एरे का नाम डॉट उसका लेंथ, तो उस समय हमारी साइज़ पता चल जाएगी। तो नम डॉट लेंथ पे देखिए उसने मुझे 7 दिया था। अब जब मैं ए को कॉल करूँगा सो ए में आप देखेंगे उसने मुझे 45 दिया, क्योंकि हमने कहा था कि ए का साइज़ हमने 45 किया, हमने 45 साइज़ का दे दो। अब जब मैं नेम को कॉल करूँगा सो ये मुझे 3 देना चाहिए, और 3 दे रहा है। क्यों? क्योंकि नेम का जो लेंथ है वो 3 साइज़ का है। जब मैंने ए को कॉल किया उस समय मुझे 45 आया, और जब मैंने नम को कॉल किया उस समय मुझे 7 आया। सो आप लोग अगर कन्फ्यूज हो रहेंगे, सो मतलब जो मेरा ए है वो 45 इनपुट ले सकता है ना, उससे कम लेगा चलेगा, पर ज़्यादा नहीं लेगा, उस समय मुझे एरर देगा। और जो हमारा नम और नेम है वो इन्फिनाइट वैल्यू ले सकता है, क्योंकि उसकी साइज़ ब्लॉक नहीं है, वो कितनी भी साइज़ का बन सकता है। और ए जो है हमारा उधर साइज़ फिक्स हो गई है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू डालता हूँ। लेट्स से मैं आपको कुछ एक एरे, जैसा मैंने ए बनाया है, अब मैं उसमें कुछ वैल्यू डालता हूँ ए में, फिर हम ए की वैल्यू को कॉल करेंगे। सो एरे आप कभी भी लिखेंगे, सो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ए ब्रैकेट में 0 24, फिर नीचे ब्रैकेट में 1 187, या ब्रैकेट में 2 2। तो इसका मतलब क्या है? सो मैं कहना चाह रहा हूँ ए के 0 में 24 डाल दो। आप कभी भी एरे में देखेंगे ना, सो उसकी ब्लॉकिंग ना 0 से स्टार्ट होती है, वो ब्लॉक का एड्रेस नहीं, ब्लॉक की काउंटिंग। सो ये 0 ब्लॉक है, फिर ये 1 ब्लॉक है, जैसे हम बोलते हैं ना पहला ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक है, यहाँ इस पहला या दूसरा नहीं होता, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। सो मैं क्या कह रहा हूँ, एक 0 ब्लॉक मतलब जो उसका फर्स्ट ब्लॉक है एकदम पहला वाला, उसे हम 0 बुलाएंगे। उस एक 0 ब्लॉक में 24 डाल दो, फिर 1 वाला जो 0 के बाद आएगा उसमें आप 187 डाल दो, और 2 में ये वैल्यू डाल दो। ठीक है, फिर हम इसे कॉल करेंगे, हम इसे रिस्पेक्टिव नाम से कॉल करेंगे। ठीक है, कैसा मतलब हम कहेंगे कि यार फिजिक्स का है तो कॉल हो जाए, फिर हम कहेंगे कि केमिस्ट्री का है, एंड देन मैथ्स के मार्क्स के हिसाब से हम इसे कॉल कर देंगे। ठीक है, कि ये मैथ्स का मार्क्स है मेरा, एंड लेट्स से देखें मैंने जो फिजिक्स का मार्क्स जो कर रहा कि उसमें उस समय मेरा 98 आ जाए, मैथ्स के मार्क्स में मेरा 87 आ जाए, और केमिस्ट्री के मार्क्स में मेरा 89 आ जाए। ठीक है, सो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। देखिए मैंने A0 को कॉल किया, A1 को कॉल किया, A2 को कॉल किया, उसमें जो भी वैल्यू रहेगी वो मुझे आ जाएगी। सो मैं प्रिंट ln भी डाल देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में आए, मुझे हिंडर ना हो जाए ये। ठीक है, अब ये मुझे प्रॉपर इन द लाइन देना चाहिए। सो ये देखिए बिल्कुल एकदम लाइन पे दे रहा है। सो आप देख सकते हैं कि देखिए फिजिक्स मैथ्स केम तो मैंने लिखा है, इक्वल टू भी मैंने लिखा है। अब 19 87 89 कहाँ से आ रहा है, उसे मैं कॉल कर रहा हूँ। कहाँ से कॉल कर रहा हूँ? A0 A1 A2 से कॉल कर रहा हूँ। अब ये कहाँ लिखा है? मैंने ऊपर लिखा है कि A0 में 98 आ जाए, A1 में 87 आ जाए। सो तो ये ए कहाँ से आ रहा है? ये हमने जो ऊपर एरे बनाया है, ये उस एरे में ये सब वाली वैल्यू स्टोर गई है। अगर आप A0 को कॉल करेंगे तो उस समय 98 आएगा, जो हमने उसमें डाला है कि A0 में 98 चला जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, इंट परसेंटेज। देखिए अपने यहाँ पे आप इंट नहीं लिखा होगा ना कि इंट A इक्वल टू 0, इंट A1, इंट A2 या इंट A3 या इंट A45। क्यों? अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे आपने ए और डबल ब्रैकेट से बना देखिए समझ गया कि एरे को कॉल कर रहा है। जब ये एरे में जाके देखिएगा तो इंट ही है, मतलब जो ये पूरी ब्लॉक है वो इंट ही है, तो वहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं कि मुझे इंट चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं एक परसेंटेज नाम का वो बना रहा हूँ वेरिएबल, उसमें मैंने A0 A1 A2 A3 को मैंने ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दिया। ठीक है, और फिर मैं पर को कॉल कर रहा हूँ, तो उससे क्या है जो मेरा जो एवरेज है वो आ जाना चाहिए, जो कि
91 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन तो नहीं मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया परसेंट। आपको कोई बोल दे कि मैं एरे में आप 3 वैल्यू स्टोर कीजिए, फिर आप उसका परसेंटेज निकाल के आप आउटपुट शो कीजिए। सो वही मैंने किया, मैंने एक पर नाम का वेरिएबल बनाया और वो मेरा डेटा टाइप मैंने इंट डाल दिया, क्योंकि इंट की वैल्यू सब आ रही है और आउटपुट भी मुझे एज अ इंट चाहिए। सो अब 3 वैल्यू कहाँ से आएगी, जो मैंने A0 A1 A2 में मैं चाहता तो 98 87 या 89 भी लिख सकता था, पर एरे वाले में काम कर रहे तो हम A0 A1 A को कॉल कर देते। जब A0 कॉल होएगा तो उसमें वैल्यू जो स्टोर थी वो आ जाएगी, ठीक है। और जो भी पर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी डिवाइड बाय 3 होके, एंड जब हम पर को कॉल करेंगे सो वो मुझे आउटपुट दे देगा। सो देखिए अब मैंने उसका साइज़ हटा दिया कि अब मुझे 45 का नहीं चाहिए, अब मैं उसमें जितना नंबर डालूंगा उस हिसाब से मुझे चाहिए। सो देखिए मैंने नंबरिंग की, फिर मैंने A0 A1 2, तो आप देखेंगे कि A0 जब कॉल हो रहा है उस समय 1 आ रहा है, A1 जो कॉल हो रहा है उस समय 3 आ रहा है, और A2 जब कॉल हो रहा है उस समय 4 आता है। जैसे कि मैंने कहा, जो सबसे पहली वैल्यू रहेगी ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट, वो 0 में जाएगी, 0th ब्लॉक में। जो थर्ड वाली रहेगी वो फर्स्ट ब्लॉक में जाएगी, जो थर्ड वाली रहेगी वो सेकंड ब्लॉक में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो रहेगी। यहाँ देखिए ब्लॉक जो है 0 से स्टार्ट होता है, यूजुअली 1 से स्टार्ट होता है, पर एरे में 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग, ठीक है। सो इसका बात ध्यान रखें, अगर कोई बोल दे एरे में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से। एड्रेस 0 से नहीं स्टार्ट हो, एड्रेस कुछ होएगा, कुछ और होएगा, वो हमें भी नहीं मालूम, ठीक है। वो तो कंप्यूटर की मर्जी क्या एड्रेस देना है। सो आप ना आपको मालूम ना मुझे मालूम, ओके। सो हम एक पासिंग एरे एज आर्गूमेंट पे आते हैं। सो यहाँ पर 2 वैल्यू होती, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। सो हम पास बाय रेफरेंस का पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं पास बाय वैल्यू का एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पहले आप देखिए पासिंग एरे एज आर्गूमेंट। सो ये फंक्शन का टॉपिक है जिससे मैं आपको लेटर ऑन कराऊंगा। फंक्शन जो है अभी हमारा बाकी है। सो अगर मैं एरे के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको करा दूँ, फिर उसके बाद आपका फंक्शन का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो अगर मैं पास बाय रेफरेंस पे आऊँ, सो ये वैल्यू का नहीं है, एरो पे मत जाइए, ठीक है। सो फंक्शन में जैसे हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। सो लेटर ऑन उस पर जो है, जो मेन फंक्शन में जो अफेक्ट करता है वो पास बाय रेफरेंस होता है, ठीक है, ओके। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, जब हम वैल्यू पास करते हैं उस समय जो हमारा मेन फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मेन फंक्शन कैसा, अभी देखिए जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिख रहा होगा आपको, ये इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। एक फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये इसे ना एक फंक्शन कहा जाता है। ये पूरा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जब हट जाएगा पूरा एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, इसे जिसमें मेन लिखा हो मेन फंक्शन है, ठीक है। सो फंक्शन हम एक और अभी एक फंक्शन बनाएंगे, वो हम कुछ भी खुद से नाम दे सकते हैं। अब क्लासेस फंक्शन, ये जो जब उफ स्टार्ट होगा या ऑब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, सो उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी आप समझ लीजिए कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हम लिखते हैं, सो ये फंक्शन होता है, और इस फंक्शन में हम वैल्यू डालते हैं और ये कॉल होती है, ठीक है। उसमें अंदर जो कोड काम होता है। सो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना रहा हूँ अलग से, ये जो हमारा मेन फंक्शन नहीं है, एक अलग फंक्शन है। इसके नीचे मैं मेन फंक्शन डालूंगा, और इसमें क्या होता है कि मेन फंक्शन से ना वैल्यू कॉल की जाती है कि अब इस फंक्शन को कॉल किया जाए। जो हमने फंक्शन ऊपर बनाई है, मेन फंक्शन में ऐसा एल्गोरिदम लिखा रहता है, जो ऊपर वाले जो भी फंक्शन बने हैं उन्हें कॉल किया जाता है, और कॉल करके जो ऊपर वाले फंक्शन जो भी एज आउटपुट या रिटर्न या कोई भी कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, और रिस्पेक्टिव काम हमारे जो ऊपर वाले फंक्शन है वो करते हैं। जैसे मैंने CLA नाम का एक फंक्शन बनाया है, और मैं नीचे अपना मेन फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये तो हमारा कंपलसरी फंक्शन है, ये तो रहता ही रहता है। सो उसमें आप कोड लिखिए, ये जो फंक्शन है इसमें इसे हम वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन में, वो वैल्यू इस फंक्शन में कॉल होएगी। जो कोड एल्गोरिदम जिस फंक्शन में होना रहेगा, जो हम लिखेंगे उस हिसाब से अपना काम करेगा, और एट लास्ट वो मुझे वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। सो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, और जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया रहेगा वो वैल्यू उस फंक्शन में और उस लाइन में आ जाएगी। जैसा देखिए मैंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CLA num, ठीक है। सो जब भी मैं कभी भी अपने मेन फंक्शन में CLA को वापस कॉल करूँ, जैसे system.out.println में CLA लिख दिया, तो CLA तो यहाँ कुछ है ही नहीं, CLA तो यहाँ कुछ नहीं है ना इंट CLA मैंने तो कहीं लिखा ही नहीं है। बस मैं यहाँ पे इंट में नम के बाद मैं लिख रहा हूँ कि CLA num, और CLA तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मुझे एरर देना चाहिए, पर नहीं, ये एक फंक्शन है। जब CLA जो भी मुझे रिटर्न कर रहेगा, मतलब CLA में जो भी एल्गोरिदम रहेगा, जो भी वो कोड लिखा रहेगा, कोड जो भी मुझे आउटपुट देगा वो CLA में आएगा, और CLA को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो
समथिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इतना समझे कि एक तरह का फंक्शन होता है। मैंने CLA नम कह रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे नम नाम का एक एरे बनाया, ठीक है। फिर मैंने CLA नाम का एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आपको कंपलसरी लिखना है CLA, जो कि मेरा वेरिएबल का नाम है। आपकी मर्जी, आप CLA लिखना चाहे, कैलकुलेट के लिए मैंने CLA लिख दिया। आप अपना नाम, बुक, पेन जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा इस तरह का होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इंट भी लिख सकते हैं। इंट में क्या होता है, वैल्यू रिटर्न होती है, वर्ड में वैल्यू रिटर्न नहीं होती। वो क्या होता है वो भी मैं आपको फंक्शन में पूरा एकदम क्लियरली कट पढ़ाऊंगा। सो आप बस अभी आप एरे पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ एरे पे ध्यान दीजिए, बाकी आप किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। और हम किस पे, कॉल बाय रेफरेंस पे। कॉल बाय रेफरेंस है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं वैल्यू जब मैं, देखिए मैं यहाँ नम वाली वैल्यू जो है मेरी नम वाली, वो वैल्यू मैं CLA में डाल रहा हूँ। देखिए ना, मैंने इन नम के बाद CLA नम लिखा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो नम में जो एरे है वो एरे मेरे CLA में चला जाए। मैं CLA में एक अलग एरे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यही एरे नम में भेज रहा हूँ, CLA में भेज रहा हूँ। जो मेरा नम एरे, मैं चाहता तो CLA में बना सकता हूँ एक एरे, पर मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जब हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं उस समय हर टाइम थोड़ी ना रहेगा कि हर जगह आप जितने फंक्शन बना रहे हो उसमें उतना एरे बनाए। सो एक ही एरे बनाइए और सब में पास कीजिए, ठीक है। सो मैंने वही CLA में मैंने नम पास किया है। और नम में देखिए, अब देखेंगे तो मैं यहाँ का एक फॉर लूप बना रहा हूँ। फॉर लूप में मैं क्या कह रहा हूँ कि नम में जो भी वैल्यू स्टोर है, नम आई मतलब नम 0 या नम 2 या नम 3 पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे, उन सब की वैल्यू 3 से बढ़ जाए। मतलब 67 है, सो +3 70 हो जाए। और जब भी मैं उसे कॉल करूँगा, और देखिए मैंने उसके नीचे एक और फॉर लूप लगाया, प्रिंट वाला ना। जब मेरी देखिए वैल्यू बढ़ गई, फिर मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि मुझे प्रिंट होकर मिल जाए, ठीक है। सो अब देखिए जब मैं इसे दिखा रहा हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, 70, 101, 102। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एकदम बिल्कुल आराम से आप एरे पे बस ध्यान दीजिए, बाकी अब किसी पे ध्यान, में सब आगे कराने वाला हूँ। सो क्योंकि ये एरे का टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं को एरे का थोड़ा ग्लिम्सिंग दे रहा हूँ। कॉल बाय रेफरेंस का ये हो रहा है। कॉल बाय रेफरेंस से क्या हो रहा है कि देखिए मैंने मेन फंक्शन में अपने कुछ चेंजेस नहीं किया, नम में मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कहीं कह रहा हूँ कि 67 को +3 कर दो, 98 को +3 कर दो, नहीं मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना ऐसा। कहीं कह रहा हूँ, बस को प्रिंट करा रहा हूँ ना नीचे वाले फॉर लूप से। फॉर लूप तो आप समझ गएंगे कि ये क्या कर रहा है, बस ये नम में जो है उसे प्लस करवा रहा है, सॉरी कॉल करवा रहा है, ये तो कहीं नहीं कर रहा है। पर एक ऐसा फंक्शन है जो इस मेरे नम को ले रहा है और उसकी वैल्यू पे चेंज कर रहा है। सो उस फंक्शन इस मेथड को हम कॉल बाय रेफरेंस नहीं करते, ठीक है। सो कभी भी आपको कोई बोले कि आप एक दूसरे फंक्शन में अपनी एरे डालिए और उसमें वहाँ से चेंजेस लेके आप फिर प्रिंट करवाइए, सो इस तरीके का इसे हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। और रही बात जो हमारा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि अगर हम जब नम पास करेंगे दूसरे फंक्शन में, उस समय हमारा जो नम रहेगा वही नम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मतलब 67 भेजा तो 67 ही रहेगा, भले आप 3 ऐड करवाए, 4, जितना भी नंबर ऐड करवा दे वो बदलेगा नहीं, ठीक है। ये कॉल बाय रेफरेंस का है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में नंबर जो है हमारा वो चेंज नहीं होता, वहीं पर जो हमारा रेफरेंस है उसमें जो हमारा मेन फंक्शन का जो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। सो मैं आपको एक वैल्यू वाला भी एग्जांपल देके बताता हूँ कि लेट्स, अगर वैल्यू का एग्जांपल है तो वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू। सो लेट्स से मैं, देखिए मैं फंक्शन में ना एक और वैल्यू पास कर रहा हूँ एक्स, ठीक है। मैं एक इंट का एक्स बनाता हूँ, उसमें मैंने 10 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ना, एक्स नाम का एक वेरिएबल है मेरा, मैंने एक्स नाम का वेरिएबल बना, उसमें मैंने 10 डाल दिया। और मैं तो CLA में भेज रहा हूँ ना उसे कि CLA में जा तू, और CLA में मैं कह दूंगा कि CLA इसे तू कुछ और वैल्यू बना दे। लेट से मैं इसे एक्स को लिख देता कि एक्स मेरा 23 हो जाए। जब मैं वापस एक्स को प्रिंट कराऊंगा सो तब तो मुझे 23 प्रिंट होकर आना चाहिए ना, पर ये ऐसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है। अब बस इतना ध्यान रखिए, कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, आप उस वैल्यू को कहीं भी पास करेंगे सो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता। पर अगर कॉल बाय रेफरेंस होगा तो अब उसमें मत जाइए क्या मतलब क्यों हो रहा है कैसे, और उसमें मत जाइए। बस अगर आपसे कोई इतना पूछ ले कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, सो आप बता देना कि मेन फंक्शन से जो भी वैल्यू जाएगी अदर फंक्शन में, वहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो रही तो चेंज होगा, मतलब मेन फंक्शन में अफेक्ट करेगी। वैल्यू में मेन फंक्शन में कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। सो सेम एज इट इज, मैंने एक्स तो 23 किया पर 23 हो जाना चाहिए। अभी क्यों नहीं हो रहा है इस पर मत जाइए, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बस इतना याद रखिए कि मेन करता क्या, कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, कॉल बाय रेफरेंस। हम अभी बस काम देख रहे हैं कि हमारा कॉल बाय वैल्यू क्या करता है और कॉल बाय रेफरेंस मेरा क्या करता है, ठीक है। सो कॉल बाय वैल्यू वाला एग्जांपल मेरा एक्स वाला था, और पास बाय रेफरेंस वाला जो मेरा एग्जांपल था वो था मेरा एरे वाला। सो एरे वाला एग्जांपल किसका है, रेफरेंस वाला। और जो मेरा एक्स वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो मेरा कॉल बाय वैल्यू में जैसे मैंने कहा वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो कॉल बाय वैल्यू का अगर आप देखेंगे, सो लेट्स से मैं एक मेमोरी इंडेक्स आपको समझाता हूँ।
मेन फंक्शन में एक एक्स नाम का वेरिएबल बना, एक ब्लॉक बना कि एक्स पे ये, ठीक है। पर जब कॉल वाले फंक्शन में डाल रहे सी एल ए वाले में जब हम डाल रहे उस समय ना, जब हम एक्स को वापस कह रहे हैं तो उस समय ना एक और एक्स बन जा रहा है, मतलब वो पुराना वाला एक्स नहीं बन रहा है, एक नया एक्स बन रहा है, ठीक है। और जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं, रेफरेंस में क्या हो रहा है, जो एरे यहाँ पर है ना मेन फंक्शन में, वो सेम एरे सी एल ए में जा रहा है, सेम एरे सी एल ए जा रहा है। तो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन, यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी वो सेम ही है, पर जो हमने जो एक्स डाला था वो एक्स डिफरेंट एक्स है, नाम सेम है बट वो डिफरेंट है। सब बोलते हैं ना, शक्ल सेम है पर काम दूसरे, सब कुछ दूसरा, वैसे ही ये भी है। पर जो एरे वाला था जो कॉल बाय रेफरेंस में होता है, वो नाम भी सेम रहेगा, उसका नाम भी सेम रहेगा पर वैल्यू भी चेंज होएगी। यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का और हमने जो भी आगे पढ़ा पीछे पढ़ा उसका लॉजिक पता चल गया होगा।